अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। बेरोज़गारों को खुदा की ज़ात रोज़गार दे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक की ज़ात उनको शफ़ा दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यही आपसे दरख्वास्त करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कमाल की सफारतकारी कर रहा है। इस सफारतकारी की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो एक जो चेहरा है जो नज़र आने वाला है वो बिल्कुल ही तब्दील हो गया है। कल तक इस खित्ते में जो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था या पाकिस्तान के बारे में सोचा जाता था, आज बिल्कुल उससे डिफरेंट है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन से लेकर कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहादुरी के किस्से और पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से हर दूसरे मुल्क में पाकिस्तान की मेज़बानी की जा रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब जो हैं वो इस वक़्त छाए हुए हैं हर जगह पे। मैं क्योंकि आपको बार-बार वो यूके का एक दिन जो उनके साथ गुज़ारा, सिर्फ़ 5 घंटे में अगर गलत नहीं हूँ, उन्होंने हमें पौने 12 बजे तक बुलाया था और 12 बजे वो खुद तशरीफ़ ले आए थे 2 मिनट पहले। और 12 बजे से लेके जो है उनकी मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही थी। मेंबर पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, फिर काउंसलर, फिर वकील, फिर इफ्तिताह किया उन्होंने 2 ऐसे शानदार मंसूबे जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदा होना है। वन विंडो पासपोर्ट, 10 मिनट में आपका पासपोर्ट अप्लाई। यहाँ बैठे पंजाब में किसी भी जगह पे ज़मीन की खरीदो-फ़रोख्त कर सकते हैं। तो उसके बाद वो पाकिस्तान आए, चाइनीज़ जो है वो फ़ॉरेन मिनिस्टर आया था जो नारे लगा के गया, जो तारीफ़ें करके गया और वो फ़ख्र महसूस कर रहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर रहा है या उनके दौरे हुकूमत में वो काम कर रहा है। और उसके बाद फिर फाइनली जो है वो बांग्लादेश पहुँचे और बांग्लादेश में जो उन्होंने कोई ढाई दिन गुज़ारे हैं, उन ढाई दिनों में अगर ये मैं ना कहूँ कि उन्होंने 71 के बाद दोबारा फिर बांग्लादेश को फ़तह कर लिया है। आप इसहाक डार साहब को फ़ातेह बांग्लादेश भी कह सकते हैं। जिस तरह उन्होंने वहाँ पर सियासी पार्टियों से, जिस तरह वहाँ पे इंतज़ामिया से, जिस तरह वहाँ पे उन्होंने तमाम मकतबा फ़िक्र से मिले, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। अब वो दौरा ख़त्म करके वहाँ से सऊदी अरब पहुँच गए हैं, जहाँ वो आईसी के वज़राए ख़ारजा कौंसल के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जमान दफ़्तर ख़ारजा के मुताबिक ओआईसी वज़राए ख़ारजा कौंसल में इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँचते ही पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़रूक, कौंसल जनरल खालिद मजीद ने इसहाक डार साहब का इस्तकबाल किया। और तर्जमान दफ़्तर ख़ारजा का बताना है कि इजलास में रुकन ममालिक वज़राए ख़ारजा फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। इसराइली फ़ौज जारहियत और गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल के मंसूबे पर इजलास में मुशावरत की जाएगी। तर्जमान के मुताबिक ओआईसी इजलास फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुश्तरका जवाब पर एक गौर करेगा, जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है इस वक़्त। जो फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म हो रहा है, जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है, जो फ़लस्तीन से हमें बच्चों की ना खाने की वजह से तस्वीरें आ रही हैं, मेरे ख्याल में झंझोड़ के रख दिया है। और इस पर ना कि सिर्फ़ मुसलमान मुल्क, बल्कि इस पे आप देखें ऑस्ट्रेलिया से लेके, इंग्लैंड से लेके, कनाडा, जापान से लेकर मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस पर एक बड़ा मुसलमान मुल्क अपनी जगह पे जो है वो प्रेशर बना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक का भी प्रेशर है। तो यहाँ पर ट्रंप को भी ज़ाहिर है यहाँ पे डलना पड़ेगा। और अगर ट्रंप रियल में जो है वो नोबेल इनाम लेना चाहते हैं, तो उनको फ़लस्तीन का मसला हल कराना पड़ेगा। फ़लस्तीनियों के लिए फ़लस्तीनियों को इंसाफ़ लेकर देना पड़ेगा, फिर ही वो इसके हकदार ठहरेंगे। और फिर मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो नोबेल इनाम के लिए ट्रंप का बायकॉट करेगा। इधर पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अवाम की खिदमत में लगी हुई है। पाकिस्तान रेलवे ने कराची से लाहौर के दरमियान तेज़ बुलेट जो ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रेलवे 2030 तक कराची से लाहौर के दरमियान में तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का मंसूबा रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक हनीफ अब्बासी ने बताया कि 1215 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेल लाइन सी पैक मंसूबे के तहत 6.8 अरब डॉलर की लागत से अपग्रेड होने वाली कराची से पेशावर मेन लाइन ML1 का हिस्सा होगी। और रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक कराची से लाहौर के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन
250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से सफ़र करेगी, जबकि हैदराबाद, मुल्तान और साहिवाल में इस ट्रेन के स्टॉप होंगे। इन लाहौर से अगर निकलेगी कराची से निकलेगी तो पहला जो इसका स्टॉप हैदराबाद होगा, दूसरा मुल्तान होगा, तीसरा साहिवाल और उसके बाद ये ट्रेन लाहौर में आके रुकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे को चीन की मदद से मुकम्मल किया जाएगा। इसमें चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन भी शामिल होगी, जबकि मंसूबे के तहत रेलवे के डबल ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा, नए पुलों की तमीरें की जाएंगी और जदीद सिग्नल सिस्टम का निज़ाम भी मुतारफ़ करवाया जाएगा। अब ज़ाहिर है जैसे-जैसे ये चीज़ें सामने आएँगी, बाहर आएँगी तो फिर पता लगेगा कि जो हमारा ट्रेन का ट्रैक ऑलरेडी चल रहा है, क्या ये उस पे चलेगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो ट्रेनें चलती हैं इधर यूरोप में चलती हैं। मैं रात को एक फ़िल्म देख रहा था जापान की, जिसमें एक ट्रेन में को बम लगाते हैं कि वो 100 की स्पीड से लेस होगी तो फट जाएगा। तो उसमें वो बाय लकीली मैंने रात को वो जो ट्रेन का वो ट्रैक देखा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारा मौजूदा ट्रैक है, इसको अपग्रेड करने के बाद भी ये इस काबिल होगा। फिर जिस तरह से आबादियों के अंदर से, जिस तरह ये शहरों के अंदर से, जिस तरह ये अनसेफ इसको आप कह सकते हैं कि इलाकों से गुज़र के आती है, भरी हुई आबादियों से, वहाँ पर बुल ट्रेन का चलाना वाक़ई ही एक बड़ा कमाल का काम होगा। लेकिन अगर ये अगर एक अलहदा से जो है वो बिछाई जा रही है पटरी, तो फिर बड़ा कमाल का काम होगा। मेरे ख़्याल में होना भी यही चाहिए, अलहदा से होना चाहिए और अगर अलहदा से होती है, तो फिर ये एक बड़ा कमाल का काम होगा। 5 साल की मुद्दत में बुल ट्रेन चलना, अब देखें ना फिर आपको जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लाहौर से कराची जाएँ बाय एयर तो आपको 5 घंटे लगते हैं। ढाई पौने 3 घंटे की अगर फ्लाइट है, तो घर से निकलेंगे, घर से निकल के एयरपोर्ट पे आएँगे, पार्किंग में जाएँगे, पार्क करेंगे, ऊपर जाएँगे, वेट करेंगे, तो वो 5 घंटे का सफ़र बनता है। तो ये अगर 250 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेगी, तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली 4 साढ़े 4 घंटे में, अगर आप इसके स्टॉप डाल लें, तो 5 घंटे में आपको ये ट्रेन लाहौर से कराची लेके जाएगी। तो ये हुकूमत पाकिस्तान और रेलवे के मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब का वाक़ई बड़ा कमाल होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को अगर देखा जाए, तो उनकी 90% पार्टी शेर अफजल मरवत जो है वो बाकायदा तौर पर छोड़ गए हैं, लेकिन बाकी जो 90% है उन्होंने उससे वैसे ही बगावत कर दी है। यानी उन्होंने इमरान खान के फैसलों को ही मानने से इनकार कर दिया है। महमूद अचकज़ई को अपोज़िशन लीडर नामज़द करने के मामले पर पीटीआई में इख्तिलाफ हो गया है, क्योंकि इमरान खान को पार्टी में कोई काबिल बंदा नज़र नहीं आ रहा। देखिए ना, इसे कहते हैं पार्टी में क़यादत का फुक़दान, कि आपकी पूरी पार्टी में क़यादत का फुक़दान है। पहले आपने पूरे पाकिस्तान से निकम्मे वकील इकट्ठे किए और आपने अपनी पार्टी वकीलों के हवाले कर दी। जनरल सेक्रेटरी आपका वकील और चेयरमैन आपका वकील, और फिर वकील जो है वो वही करेंगे। वकील तो फिर केस नहीं हारते ना, केस तो मुवक्किल ही हारता है। तो यहाँ भी अगर केस जो है वो इमरान खान ही हारेगा, वकीलों ने केस तो हारना नहीं है। महमूद अचकज़ई को अपोज़िशन लीडर नामज़द करने के मामले पर पीटीआई में इख्तिलाफ हुआ है, क्योंकि इमरान खान को पार्टी में कोई काबिल बंदा नज़र नहीं आ रहा। पार्लिमानी कमेटी इजलास के दौरान अमर डोगर ने कहा कि इमरान खान अपना इख्तियार छोड़ ही नहीं रहे। जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में थे, तो फैसलों का इख्तियार ख्वाजा आसफ के पास था, लेकिन इमरान खान खुद जेल में है। लेकिन किसी और को फैसलों का इख्तियार नहीं दे रहे। अब अमर डोगर को बताए कि भाईजान कोई हर नवाज शरीफ तो हर बंदा हो नहीं सकता। और फिर इमरान खान का शुरू दिन से यही है, वो क्रिकेट का कप्तान है और वो कप्तान रहा है, 11 बंदों पर उसको हुक्मरानी करनी आती थी। उसकी मर्ज़ी से फील्डिंग होगी, उसकी मर्ज़ी से बॉलिंग होगी और उसकी मर्ज़ी से बैटिंग होगी। तो यही हाल उसकी पार्टी का है और इस बात की समझ अब आमिर डोगर को अभी आई है। हालाँकि ये बात बड़ी देर से समझाने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब जो हैं वो अपनी सगी बहनों को वो आगे नहीं आने दे रहे। अपनी सगी बहनों को उन्होंने उलझाया हुआ है, तो फिर वो किसी को क्या माफ़ करेंगे। तो ख़ैर, इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो उसी वक़्त टूट गई थी जब उन्होंने 9 मई करवाया था। अब तो ये सारी बातें हैं। हर गुज़रते दिन के साथ पार्टी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बिखरती जाएगी। मैं बड़ी तकलीफ़ वाला ये एक जो अगला हिस्सा है मैं इसको शामिल करने जा रहा हूँ। एक इटली के अदालत का अक्सर वाक़या हम पढ़ते हैं, 2 तरह से वाक़या कोट किया जाता है। एक, वहाँ पर हमारे किसी उस्ताद के हवाले से कहा जाता है जो पाकिस्तान से इटली में पढ़ने गए थे कि वो जब उन्होंने कोई गलती से किसी ट्रेन का टिकट नहीं लिया था या कुछ एक स्टॉप आगे चले गए थे, कुछ इस किस्म की बात हुई थी। तो जब उनको जब कहा गया जुर्माना देने की बारी आई, तो वो अदालत में चले गए। तो उन्होंने मतलब अदालत में चले गए कि मैंने मिस्टेक की है। तो अदालत में जब गए और उन्होंने अदालत के जज ने जब कहा कि आपने ऐसा काम क्यों किया? तो उन्होंने कहा जी कि मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ और मैं फलाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और उसके लिए मुझे एक स्टॉप में आगे चला गया। तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, मैंने टिकट ज़रूर ली थी। तो सबसे पहले तो वो जो जज है, वो अपनी पूरी जो है वो अदालत समेत खड़ा हो गया
कि एवरीबॉडी स्टैंड अप बिकॉज़ ऑफ अ टीचर इन अ कोर्ट। दूसरा, ये उस्ताद के इज़्ज़त की, एहतराम की बात कर रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने जुर्माना किया और जुर्माना करने के बाद अपनी जेब से पैसे निकाले और वो अदालत में पेड कर दिए कि अगर ये जुर्माना आज उस्ताद देगा, तो फिर हमारी नस्लें शर्मसार रहेंगी। उस्ताद हमारी नस्लों को पढ़ाता है, हमारी नस्लों को सँवारता है। हम उस्ताद के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कानून के मुताबिक जुर्माना जो उन्होंने किया। अब आ जाए ज़रा सुहेल वड़ैच साहब की तरफ। उन्होंने एक कॉलम रख दिया और मेरे ख्याल में मोहमजई करने वालों को एक दफ़ा फिर शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने लिखा कि मैं तो वही ज़ात का रिपोर्टर हूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श की ज़ुबान में, गलियों का रोड़ा-कूड़ा हूँ। मैं तो रद्दी हूँ, बुल्ले शाह की पैरवी में अपने मन और अपनी ही अना से लड़ने में मसरूफ़ हूँ। मेरा कल्फ़ी वालों से क्या मुकाबला है? हाँ जी, मतलब कि उच्ची जिन्हां दी ओह हुंदी है, उनसे मेरा क्या मुलामरा और मेरा क्या तनाज़ा है? मैं तो खुद को स्याहकार और दूसरों को नेकूकार समझता हूँ। कोई दोस्त या राहगीर नाराज़ हो जाए, तो मैं खुद इससे माफ़ी माँग लेता हूँ। मेरे सारे दोस्त गवाह हैं, मैं यहाँ करदा और नाकरदा दोनों तरह की गलतियों की माफ़ी माँगने में ज़रा तामल नहीं करता। मुझे हालिया वाक़यात पर अफ़सोस है, एक ख़बरनगार खुद ख़बर बन गया। ना हमारा ना ये काम है, ना ही हमें ये ज़ेबा देता है। मुक़दरा अहले सियासत, अहले सहाफ़त सबका रुतबा मुझसे कहीं बढ़कर और अज़ीम तीन है। मैं खुद को अहकर तरीन समझता हूँ और अपनी अना को मारने के लिए कोशा हूँ। मेरे जैसे एक बोने का देवों से क्या मुकाबला। मैं मुनताशा हूँ, मैं तो हारे हुए लश्कर का आखिरी सिपाही हूँ। मुझ जैसे शूदर का बरहमनों से क्या तसाद। मैं हर एक नाराज़ से झुककर माफ़ी का दस्तगार हूँ। तस्लीम करता हूँ, गलतियाँ 100% मेरी हैं, सब खूबियाँ उनकी हैं। एक उस्ताद के मुँह से ये अल्फ़ाज़ मेरे ख़्याल में पूरी कौम के लिए एक सोचने का लम्हा है। उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस पूरे जो ये पीछा चला, ठीक है, उन्होंने कुछ अल्फ़ाज़ अगर ऐसे लिखे हैं जो वो पसंद नहीं आए, तो मेरे जैसे पढ़ने वालों को ख़्याल करना चाहिए था। जिनके बारे में लिखे थे, वो खुद देख लेते, वो खुद हैंडल कर लेते, उन्होंने हैंडल कर लिया। लेकिन दरमियान में चाहे वो शहबाज़ गिल साहब हों, चाहे वो हमाद अज़हर हो, चाहे वो फ़िज़ा अली जिन्होंने मैं आई डोंट नो, मुझे मेरे मुँह में अल्फ़ाज़ नहीं आते उस औरत के बारे में मैं क्या कहूँ या मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, जिन्होंने उनको वॉशरूम साफ़ करने वाला उस्ताद को कहा। आपको याद है इरफ़ान सिद्दीकी साहब उस्ताद मोहतरम को जब गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने पेन लहराया था, तो वो 2 दिन में क्या क़यामत आई थी इस मुल्क में, क्योंकि एक उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो एक उस्ताद के बारे में जो आपकी और मेरी रहनुमाई करता है, जिनको पढ़कर मैं और आप जो है, उन्होंने वो एक वाक़या बताया था कि ज़ियाउल हक के बारे में शेखपुरा में किसी जलसे का उन्होंने ज़िक्र कर दिया था, वहाँ पे बड़े-बड़े लोगों ने ज़िक्र नहीं किया था, तो उनको तोंसा शरीफ एज़ अ प्रोफ़ेसर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये 1985 की बात है और अब तो उस बात को भी 40 साल हो गए हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमें तक़द्दुस का ख़्याल रखना चाहिए। किसी के बारे में कुछ लिखते हुए, किसी के बारे में कुछ पढ़ते हुए ख़्याल करना चाहिए। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा जी कि आप बड़े वहाँ पर मौजूद थे, तो आप ये वो आगे-पीछे। मैंने कहा मैं इतने जोगा ही नहीं हूँ। मैंने जहाँ वहाँ पर जो मैंने वहाँ पर सुना, जहाँ पर मैंने वो देखा, मैंने वही बयान किया है। मैं किसी के बारे में कोई ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू या अल्फ़ाज़ ना लिख सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, जिससे मुझे बाद में शर्मिंदगी होनी पड़े। ये मामला सॉल्व हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है जो ठेस एक उस्ताद के दिल को पहुँची है, वो तो अब मेरे ख़्याल में थोड़ी देर तक उनके दिल में रहेगी। मैं भी आपसे माफ़ी माँगता हूँ, अपनी कौम की तरफ से आपसे माफ़ी माँगता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब, मैं हर उस इंसान की तरफ से आपसे माफ़ी माँगता हूँ जिन्होंने आपका दिल दुखाया और जिन्होंने आपके इस जगह पे आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। ख़ास तौर पर उन लखारियों की तरफ से, ख़ास तौर पर उन कोलीग्स की तरफ से जो आपके साथ साल हर साल रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाज़ ऊपर-नीचे हो जाते हैं, आपने कर दी और उसके बाद आपने माफ़ी माँग ली, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन उनका रवैया जो है या उन्होंने जो लिखा या उन्होंने जो बोला, वो मेरे ख़्याल में कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, ना इस दुनिया में, ना अगले जहान में। हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। आप मिट्टी आप ना रूढ़ी हैं और ना ही आप कोई वटा हैं, ना ही आप शूद्र हैं, आप उस्ताद हैं और उस्ताद जो है वो हमेशा दिलों में रहता है। क्योंकि आप जैसे उस्तादों के पढ़ाए हुए बच्चे अ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनते हैं, वो फील्ड मार्शल भी बनते हैं, आप उस्तादों के पढ़ाए हुए वज़ीर-ए-आज़म भी बनते हैं, आप उस्तादों के पढ़ाए हुए सदर भी बनते हैं, आप उस्तादों के पढ़ाए हुए ब्यूरोक्रेट भी बनते हैं, आप उस्तादों के पढ़ाए हुए जज भी बनते हैं। तो आप कभी भी शूदर नहीं हो सकते। आप हमेशा दिलों में हैं, सीनों में हैं और आपका मुकाम
دنیا میں میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں اس سے کسی کو وہ نہیں کر رہا، آپ کا مقام میرے خیال میں استاد کا مقام باپ سے بھی بڑا ہے، باپ تو صرف پیدا کرتا ہے، لیکن آپ انسان کو انسان بناتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیں، خوش رہیں، میری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں اسی طرح، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب کوئی ایسا واقعہ آتا ہے، خاص طور پر استاد کسی کے ساتھ۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔